नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी बरकरार है। ओवरनाइट यहां पर 3% की तेजी देखने को मिली है और इसी के साथ अप्रैल के महीने में अब हम यहां पर काफी पॉजिटिव कच्चे तेल में काम कर रहे हैं। यूएई ने जो ओपेक को यहां पर छोड़ा है उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर अच्छी खासी कमजोरी जारी है और ये एक और ऐसा हफ्ता है जहां पर नेगेटिव गोल्ड सिल्वर जा सकते हैं। सोने ने क्रिस्टल लेवल्स तोड़े हैं नीचे और चांदी भी $75 प्रति आउंस के नीचे कर रही है कारोबार। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं, मेटल्स फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षद बारोट और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, कैसे देखती हैं आप गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, जहां पर मुनाफा वसूली आई है, अच्छी खासी गिरावट है, यहाँ से क्या ट्रेंड्स और क्या स्ट्रैटेजीज हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। काफी दिनों के बाद हम लोगों ने एक लेवल को ब्रेक होता हुआ देखा है और साथ में थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी है और वॉर यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन टोटल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो दबाव है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस नीचे की तरफ 1,48,000 से 1,47,000 वाले टेरिटरी में जा सकता है। रुपी डेप्रिशिएट हो रही है तो हमारे यहाँ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ अगर ज्यादा सीवियर यहाँ पे फॉल होती है तो एक बारी 4500 वाला जोन, 4550 वाला जोन आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिवर्सल आज के दिन हो सकता है। 76-76.5 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। इस कमोडिटी में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और एक बारी अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 2,50,000 तक यहाँ पे जाता हुआ हम सिल्वर प्राइसेस को देख सकते हैं। एक पेयर ट्रेड भी हो सकता है कि बाय गोल्ड, सेल गोल्ड और बाय सिल्वर, एक पेयर ट्रेड भी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर का जो अपसाइड है वो यहाँ पे केप जरूर है। ऑलराइट, तो सेल गोल्ड बाय सिल्वर वाली स्ट्रैटेजी यहां पर मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। हर्षल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को? जिस तरह से हमने सेफ हेवन यहां पर यूएस डॉलर को बनता हुआ देखा है, साथ ही साथ क्रिप्टो में अच्छी खासी तेजी है। अप्रैल का महीने में 16% की बढ़त यहां पर बिटकॉइन में देखने को मिली है, जबकि गोल्ड नेगेटिव में है। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक गोल्ड का जो कोरिलेशन हमने सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर देखा, आई थिंक ये एस्केलेशन, लेटेस्ट एस्केलेशन की जो फियर्स है वो फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस को लेके जो एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी ग्लोबल बैंक्स ने अपने ऑयल के फोrecast इस साल के लिए ऊपर कर लिए। तो जो एक टेम्पररी लग रहा था कि ऑयल प्राइस ऊपर होंगे और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी जो टेम्पररी लग रहा था, अब इंक्रीजिंगली मार्केट में ये फियर है कि शायद ये ज्यादा एंट्रेंच्ड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इसके जो इम्प्लीकेशंस है कि शायद बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स या तो रेट्स होल्ड करेंगी या पोटेंशियली हाइक भी करेंगी। तो आई थिंक ये फैक्टर्स जो है वो ब्रॉडर प्रेसियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में दबाव बना रहे हैं। तो आई थिंक ये डायनामिक जब तक ऑनगोइंग है तब तक हमने जो वॉलेटिलिटी देखी है इन अ वे गोल्ड में वो चलती रहेगी। तो अभी फिलहाल हमारे जो लोअर एंड ऑफ द रेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4500 टू 5000 की जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसमें इट्स टुवर्ड द लोअर एंड नाउ। तो 4500 के आसपास आई थिंक बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। सिमिलरली सिल्वर में $70 to $80 का एक ब्रॉड रेंज है, जिसमें अगेन वो लोअर एंड ऑफ द रेंज टुवर्ड 70 अब जाता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म डाउनसाइड अभी भी बरकरार रह सकती है, बट बियॉन्ड दिस जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन में बदलेगा, ये जो इन्फ्लेशनरी शॉक है वो, तब शायद गोल्ड सिल्वर में फिर से हमें रैली आती दिखेगी। हर्षल, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से कम इंपोर्ट की बात हुई है पिछले 2 महीने में, क्या आपने चेंज किया है अपना इस कैलेंडर ईयर के लिए इंपोर्ट के नंबर्स? आपको लगता है कमजोर रह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले? देखिए, प्योरली डिमांड पर्सपेक्टिव से अगर प्राइस हायर रहते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 10% की वीकनेस वैसे इंपोर्ट में आ सकती है। लेकिन सिर्फ ये जो शॉर्ट टर्म जो इंपोर्ट्स बंद है उसके बेसिस पे ये हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि यूजुअली होता है कि जब ये इंपोर्ट्स खुलेंगे और अगर फेस्टिव सीजन आएंगी तो इक्वली फास्ट इंपोर्ट्स रिबाउंड भी हो जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज अप्रैल मंथ जो एक्सपेक्टेड है कि काफी वीक हो सकता है, रिकॉर्ड लो भी हो सकता है इंपोर्ट्स में, पर उसके बेसिस पे हमारा फुल ईयर फोकस वैसे इंपैक्टेड नहीं है। बट ब्रॉडली यस, गिवन द प्राइस, इंडिया में डिमांड स्पेशली ज्वेलरी साइड पे जो हमने स्लो डाउन आते हुए देखा है लास्ट 2 सालों में, उस वजह से वॉल्यूम्स में डेफिनेटली इंपैक्ट होंगे। जब हम रिकॉर्ड लो कहते हैं हर्षल, तो क्या एक्सपेक्टेशन है अप्रैल के महीने की? आई नो नंबर्स अभी आउट नहीं है, लेकिन बैक ऑफ दी ऑनवेलप कैलकुलेशन क्या है? अप्रैल में मनीषा, जितना हमें इंडिकेशन है, आई थिंक गोल्ड इंपोर्ट शुड बी अराउंड 10 टन्स ओनली। सिमिलरली सिल्वर के भी इंपोर्ट्स आई थिंक ऐसा डबल डिजिट टाइप्स
इंपोर्ट्स ही हमें लग रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 टन्स, बिकॉज कोई मेजर क्लियरेंस हुआ नहीं है। तो आई थिंक दिस कुड बी अ रिकॉर्ड लो एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न। हम्म जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की डिमांड की बात है वो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का अच्छा गया है, ऐसा सभी लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स में हमें पता चला है। अक्षय तृतीया भी बेहतरीन गया, आगे अब यहाँ पर मदर्स डे है, उससे साथ फिर यहाँ पर फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन की शुरुआत हो जाती है। किस तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बनेंगी? आई थिंक इंडियन डिमांड वैल्यू वाइज डेफिनेटली बहुत ज्यादा रेजिलियंट है। वॉल्यूम्स में हमने प्रेशर देखे, और इंक्रीजिंगली जो रिटेल मिक्स है वो टुवर्ड्स लाइटर डेली वेयर प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, डायमंड्स की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रिटेलर्स अपने जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो सेल्स वैसे है, रिटेल में वैल्यू वाइज रोबस्ट है, बट वॉल्यूम्स में डेफिनेटली प्रेशर है। और हमें लगता है कि फिलहाल अक्षय तृतीया रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर था कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो हमें मेजोरिटी फीडबैक मिल रही है। और अभी अप्रैल मई में काफी स्टेट्स में वेडिंग सीजन भी होती है, तो डिमांड है, बट आई वुडंट से कि बहुत अच्छी डिमांड है इस लेवल पे, क्योंकि जो प्रीमियम जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, डिस्पाइट द फैक्ट के इंपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं मार्केट्स में, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है फिलहाल, स्लाइट प्रीमियम है इंडियन मार्केट में, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है फिलहाल इस लेवल्स पे। पॉइंट टेकन हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो सोने और चांदी में एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लोअर साइड ऑफ द रेंज है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर बहुत जल्द उभर सकती हैं। सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में यहां पर दोनों ही कमोडिटीज में तेजी उभरने की फिर से एक्सपेक्टेशन है। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन वंदना आपके पास फिर लौटेंगे, और मेटल्स में आपको यहाँ पर अब क्या लगता है, कुछ दबाव इस हफ्ते यहाँ पर भी देखने को मिला? जी, यहाँ पे बेस मेटल्स में हम लोगों ने काफी ज्यादा एक अपसाइड भी आता हुआ देखा था। एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरी चीज है कि फेड की यहाँ पे बैठक है मनीषा, और ये लास्ट है पॉवेल की मीटिंग। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टेटमेंट है उसको लेके यहाँ पे मार्केट पहले से थोड़ा सा नर्वस होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है। मेरे ख्याल से कॉपर में हो या निकल हो, मुझे आज लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट कॉपर में मुझे लग रहा है कि 1260 तक प्राइसेस जो है वो जा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर बात की जाए लेड वगैरह की, उसमें करेक्शन पे इनफैक्ट मुझे फिलहाल लग रहा है कि बाइंग है। तो 346 348 जोन मुझे जिंक पे लग रहा है, कॉपर में हल्की गिरावट लग रही है। और मुझे लग रहा है कि ये भी जो मार्केट है आज के दिन फेड का मतलब वेट कर रहा है कि वहां पे किस तरीके से स्टेटमेंट निकल के आता। फिलहाल तो 2026 तक अगर फेड का टूल देखें तो वहां तक कोई भी दिसंबर एंड तक कोई भी वहां पे इंटरेस्ट रेट कट की बात नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इससे कमोडिटी थोड़े से प्रेशर में आज के दिन तो रहेगी। वंदना, साथ ही साथ जो बड़ी स्टोरी ओवरनाइट है वो कच्चे तेल में है, जहां पर यूएई जो कि ओपेक का 12% कंट्रीब्यूटर है कच्चे तेल के लिहाज से, उसने ओपेक को एग्जिट कर दिया है। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिली है इस खबर की वजह से। कैसे रीड करेंगी ये सिचुएशन, और यहां से क्रूड प्राइसेस में क्या लगता है? मुझे लग रहा है मनीषा, अगर ये नॉर्मल सिचुएशंस में होता तो प्राइसेस डाउनसाइड रहता, क्योंकि वो ओपेक से हट रहे हैं, उनको यहाँ पे फ्री फ्लो करना है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अगर हम मिड टर्म में जाएंगे, ये प्राइसेस पे एक प्रेशर देगा और नीचे की तरफ बैंड जो है वो आना यहाँ पे चाहिए, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। लेकिन ओपेक का जो एक कह सकते हैं कि उनकी जो पावर थी वो यहाँ पे जाएगी, और जो इन्फ्लुएंस उनका प्राइस पे या प्रोडक्शन पे होता था वो यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। और जो नॉन ओपेक है, ऑब्वियसली यहाँ पे यूएस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होके यहाँ पे उभरेगा, और जो कंट्रोल है चाहे वो मार्केटिंग मार्केट शेयर का हो या प्राइस इन्फ्लुएंस हो, वो यूएस का यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मीना रीजन है यहाँ पे यूएई से खास करके इंडिया की तरफ भी इंपोर्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, लेकिन मिड टर्म में प्राइस में एक डिक्लाइन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आना चाहिए। पॉइंट टेकन। हमारे साथ कच्चे तेल पर बात करने के लिए अब जुड़ चुके हैं हमारे नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र जी, शुक्रिया बहुत साथ जुड़ने के लिए। कैसे आप देखते हैं यूएई का जो ओपेक की तरफ से एग्जिट है, 12% ओपेक की जो कंट्रीब्यूशन है यूएई की तरफ से आती है, चौथा सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर भी है ओपेक में। काफ़ी सारे फीलर्स ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं यूएई की तरफ से कि वो ओपेक छोड़ना चाहते हैं। जिस समय पे ये हो रहा है, कैसे रीड करेंगे और क्या इम्पैक्ट रह सकता है लॉन्गर टर्म के हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि यूएई की रीडिंग है जो काफी हद तक सही है कि आने वाले समय के अंदर तेल की डिमांड जो है वो उसमें जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जो ओपेक करता है, क्योंकि वो एक कार्टेल है, उनकी जो जोर होता है इस बात पर ज्यादा होता है कि कीमत ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई साइड पर कम होता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट और ज्यादा मार्जिन, और खासतौर से ओपेक के अंदर जो एक तरीके से आम आदमी की भाषा में कहा जाए जो दादागिरी है, वो तो सऊदी अरब की चलती है।
और ओपेक प्लस होता है तो साथ में रशिया उनके साथ हो जाता है। तो जो यूएई वगैरह जो है पिछले 3 साल से वो देख रहे थे कि उनकी बात को ज्यादा सुना नहीं जाता। हालांकि जो भी डिक्टेट आते थे ओपेक से, वो यूएई उसको बिल्कुल अनसुना कर देता, ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो तभी से लग रहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो ओपेक से उतर चुका है, और साथ यूएई और सऊदी अरब के जो संबंध है उनके अंदर भी जो पहले एक मिठास हुआ करती थी वो खटास में बदल चुकी थी। तो लग रहा था ये होगा। लेकिन भारत के नजरिए से जब मैं देखता हूं, अगर ओपेक जो कि कार्टेल है, आज के जमाने में एआई के जमाने में कार्टेल जैसी सोच, कार्टेल जैसा संगठन समूह, ये बहुत पुराना सोच जो दकियानूसी सोच है उसको प्रतिबिंबित करता है। तो अगर ओपेक जो है वो कमजोर होती है और यूएई के जाने से और कमजोर होती है या आने वाले समय में इरेलीवेंट हो जाती है, ये भी हो सकता है खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है, जो बड़े तेल के आयातक हैं जिसमें भारत जो है काफी आगे है, या चाइना हो गया या कोरिया हो गया या जापान हो गया, और बड़े आयातक हैं, अगर कार्टेल कमजोर होती है तो उनको तो इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। और मेरा मानना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी जो अब इंस्टॉल्ड, अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल्स के लिए वो लगभग तैयार है। आने वाले 2 साल में उनका उत्पादन जो है लगभग 3 मिलियन से 5 मिलियन बैरल्स पहुंच जाएगा। भारत के नजदीक भी है, शिपिंग टाइम हार्डली 4 दिन का होता है, भारत के अच्छे उनसे संबंध भी हैं। तो दिल्ली के नजरिए, भारत के नजरिए से अब इसको देखते हैं, एक तरफ तो यूएई मित्र देश, दूसरा यह ओपेक कमजोर होता है, तीसरा यह कि यूएई का जो कुल मिलाकर की भूमिका है गल्फ कंट्रीज के अंदर, जीसीसी कंट्रीज में, वो बढ़ेगी। तो हमारे नजरिए तो जो भी डेवलपमेंट है अनुकूल है, लेकिन जो एक इम्पैक्ट इसका जीसीसी पे आएगा, जो ब्लॉक है, जो बहुत बड़ा ब्लॉक है, वो एक देखने वाली बात होगी। क्या जीसीसी इससे कमजोर होगा? क्या इसका जो शेडो है वो जीसीसी पे भी आएगी? मुझे लगता है कि आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा वहां का आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है गल्फ का, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, और जो एक नए समीकरण वहां पे बनना शुरू हो गए हैं, ये उन्हीं समीकरणों की तरफ का एक इशारा है और कहीं ना कहीं कदम है। नरेंद्र जी, आप कहेंगे कि बहुत बड़ा रिएक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस में इस खबर से आज आता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि एक स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद है, दूसरा यूएस एंड ईरान की जैसी स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा लगता है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है वो लंबा चल सकता है। बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। देखिए, अभी जो है वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सबका जोर है, ट्रम्प साहब का भी जोर है, कहीं ना कहीं ईरान को भी जानता है एक सीमा से आगे उसको बंद नहीं रख पाएगा। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवागमन शुरू हो जाता है जहाजों का, टैंकर्स का, तो मुझे लगता है उसके बाद ये आपस में लड़ते भी रहेंगे तो दुनिया को ज्यादा चिंता नहीं होगी। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो कदम उठाया वो इसी दिशा में बढ़ाया। वो अमेरिका से भी अंडर प्रेशर में थे और देशों से भी प्रेशर में थे। वो कुल मिलाकर के यूएई जो है ओपेक से निकल के वो अपनी स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आजादी चाहता था। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें आने वाली, एकदम तो नहीं लेकिन आने वाले समय में कम होगी। यही आपने देखा, जो बाजार ने कहीं ना कहीं इस बात को समझा है और इसी हिसाब से रिएक्ट किया है। मुझे लगता है कि एक तरफ जो ओपेक कमजोर होगा, दूसरी तरफ अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, वो अपने प्रभाव को प्रयोग करके न्यू हेमिस्फीयर में और कुछ अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर अपना ब्लॉक बुलाएगा। वो हो सकता है ओपेक से भी मजबूत हो, उसका हो सकता है नाम भी कोई ना हो, इनफॉर्मल हो, लेकिन एक नया ब्लॉक जो है, पावर ब्लॉक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, वो लगभग अब तैयार होने लगा। कितना बड़ा होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, इतना जरूर, लेकिन उसका जो नेता है वो अमेरिका होगा, ये तो स्पष्ट होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे ओपेक का नेता काफी लंबे अरसे से सऊदी अरब था। तो काफी समीकरण बदल रहे हैं। पूरी जो विश्व की जो ऊर्जा के जो इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्डर है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, और उसके साथ जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, खासतौर से हमारे पड़ोस में गल्फ कंट्रीज में भारी परिवर्तन। तो अभी आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो यूएई ने किया है, बात यही नहीं थमेगी। आने वाले दिनों या सप्ताहों के अंदर 1-2 देश और ओपेक को छोड़ सकते हैं, जिसमें कजाकिस्तान का नाम भी चर्चा में है। अगर ये सब कुछ यहाँ पर होता है और जिस तरह से यूएई का इम्पैक्ट हमने फिलहाल आता हुआ नहीं देखा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खुला तो हम ज़्यादा सप्लाईज यहाँ पर फ्लो इन होता हुआ देखेंगे। इन सब के बीच अगर ये सब होता है तनुजा जी, तो फिर किस तरह के क्रूड प्राइसेस हम बनता हुआ देखेंगे? एज ऑफ नाउ कितना जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलते ही ये कितना नीचे आएगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। लेकिन जिस तरह के हालात बन गए हैं और जिस हिसाब से हमने देखा है कि अमेरिकी रवैया जो वो भी अड़ियल है और ईरान का तो है ही है, और कुल मिला के जितना निवेश होना चाहिए था, जिस तरह की बाधाएं खड़ी हो गई है सप्लाई सिस्टम को लेकर के, और दूसरा जिस हिसाब से सऊदी अरब, कुवैत, इराक जो बड़े तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, अब उनको लगने लगा है कि जो एग्जिट रूट है, मतलब उनके जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स का एग्जिट रूट है, इवैक्यूएशन रूट है, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए। अब उसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, जिसके लिए भारी मात्रा में
वहाँ पूंजी की जरूरत होगी। तो जो तेल की अभी तक जो कीमत होती है उसमें देखा जाता था आपकी एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट कितनी है, इवैक्यूएशन कॉस्ट कितनी है। अब जो नए रास्ते इनको बनाने पड़ेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का झटका लगा है, हर देश नया रास्ता बनाना चाहता है। अब ये तेल की कीमत में उसको भी फैक्टर इन किया जाएगा, उसको भी गुणा भाग करा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय के अंदर स्ट्रेट हॉर्मुज खुलती भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 90 के आसपास कीमतें घूमेंगी। हो सकता है कभी 85 भी हो जाए, लेकिन 90 का एवरेज जो है आने वाले 4-5 महीने रहेगा, अगर युद्ध दोबारा शुरू नहीं होता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी खुल जाती है। अगर अगर ऐसा नहीं होता फिर तो कीमत कहाँ जाएंगी वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन $90 के आसपास कीमत घूमने वाली है अगर युद्ध दोबारा नहीं होता, लेकिन कोई शांति समझौता भी नहीं होता और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह नहीं खुलती। तो $90 के आसपास के लिए अभी कम से कम आने वाले 4-5 महीने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो अगर आप प्रोडक्शन की कॉस्ट के हिसाब से देखें, डिमांड सप्लाई की देखें, जो पहले लगभग $62 पर बैरल बेस माना जाता था, आज वो बेस बढ़ करके लगभग $72 पर बैरल हो गया। मतलब $72 जो है आप उसको बेस मान के चलिए और बाकी उसके ऊपर जितना भी है वो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है। फाइनल सवाल नरेंद्र जी, और ये इंडियन मार्केट्स को लेकर है, जहां माना जा रहा है कि इलेक्शंस खत्म हुए नहीं कि पंप्स पे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। मनीषा देखिए, हमारी जो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, पंप पे कीमत बढ़ गई है, अमेरिका में भी आप देखिए कहाँ पहुंच गई है, हमारे पड़ोस के देशों में भी कहाँ पहुंच गई हैं। लेकिन यह है कि भारतीय कंपनियां जो हैं, जो पेट्रोल डीजल डीकंट्रोल कमोडिटीज हैं, आपको पता ही है, जैसे 2010 में ये कैबिनेट ने फैसला लिया था, पेट्रोल को तुरंत डीकंट्रोल करा गया था, डीजल को जुलाई 2014 में डीकंट्रोल करा गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग, कानूनी हिसाब से तो ये डीकंट्रोल है, सरकार की कोई भूमिका नहीं। लेकिन सबको पता है कि पेट्रोल डीजल पॉलिटिकल कमोडिटी होते हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनियां जो हमारी विदेशों से तेल लेके आती हैं, 41 देशों से रिफाइन करती हैं, प्रोसेस करती हैं, बेचती हैं, वितरण करती है, इन सबकी जो वित्तीय स्थिति नाजुक हो चुकी है। और अगर आप ये चाहते हैं ये कंपनियां अपना काम बरकरार रखें, विदेशों में जाएं, मुश्किल हालात के बावजूद तेल को लाएं, शिप करें, रिफाइन करें, प्रोसेस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर आप चाहते हैं ये मुस्तैदी से काम करें और विदेशी एक्सपोर्टर इनको क्रेडिट देते रहें जैसे वो देखा है और इनको प्राथमिकता भी देते रहें, उसके लिए जरूरी है ये कंपनियों की बैलेंस शीट, फिस्कल हेल्थ मजबूत रहे। आज की हालत में वो नहीं है। तो एक सीमा से आगे मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने भूमिका अभी तक अदा करी है कि भारतीय कंज्यूमर को इंसुलेट करके रखा है, सुरक्षा उसको दी है, वो शायद देने का उनका सामर्थ्य ही ना रहे। तो अब ये तय ये सरकार को करना है कि भाई ये इनका सामर्थ्य जो है उससे समझौता कर लें, या जो ये कंपनियों की जो फिस्कल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, बैलेंस शीट है, इसको मजबूत रखें, जिससे जो उनकी मैंडेट है कि पूरी दुनिया में जाइए और भारत की जरूरत के तेल लेकर के आइए। और ये मैंडेट अगर वो पूरी तरह करना है, उसके लिए उनकी बैलेंस शीट और उनका आर्थिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में वो बीमार है, उनकी बैलेंस शीट पूरी हालत में है और उनकी जो साख है पूरी दुनिया के अंदर वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कंपनियों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए थोड़ी सी स्वायत्तता उनको देनी पड़ेगी, जिसके लिए कानून उपलब्ध है, क्योंकि पेट्रोल डीजल डीकंट्रोल कमोडिटीज हैं। तो ठीक है, हमें कंज्यूमर को इंसुलेट करना है, इकोनॉमी को मजबूत रखना है, लेकिन अगर ये कंपनियां ही कमजोर हो जाएंगी जिनको आपने ये मैंडेट दिया है, तो फिर ये सब कैसे हो पाएगा? ये एक प्रश्न है, इस पर चर्चा देश में होनी चाहिए। पॉइंट टेकन एज ऑलवेज रंजित जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो काफ़ी सारी चीज़ों पे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर यहाँ पर एनालिसिस और लाइट भी डालने के लिए। मिलिए तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर काफ़ी कुछ है वॉच करने के लिए, लेकिन इमीडिएट जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है फिलहाल प्राइसेस में वो यहाँ पर $15 जैसा समझ में आता है। वंदना, आप रुपए को यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि करेंसी में हमने कांस्टेंट डिक्लाइन आता हुआ देखा है, डॉलर इंडेक्स में बढ़त है, 94 के ऊपर रुपया 4 दिन से अब स्थित है। जी मनीषा, जैसा नरेंद्र तनेजा जी ने कहा कि $90 अब यहाँ पे लग रहा है कि क्रूड स्टेबल होता है, अगर मतलब न्यूट्रल यहाँ पे सिचुएशंस रहे कि ना हमला होगा और ना यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं, अगर आईएनआर की बात की जाए, वो मुझे लग रहा है कि जो हमारा पिछला रिकॉर्ड मतलब डिप्रिशिएट हुआ था वहां तक इजिली जाता हुआ दिख सकता है। मुझे लग रहा है 96 से लेके 96.5 तक रुपया को हम जाता हुआ देख सकते हैं। अगर $100 की तरफ यहाँ पे अगर स्टेबल होता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में अपना रुपया जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सीधा सीधा इम्पैक्ट है और बाकी चीजों का भी इम्पैक्ट है, चाहे वो यूरिया इंपोर्ट हो वो भी महंगी हो गई है, बाकी चीजों पे भी ऑयल सीड्स पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो कैट पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और एक क्वार्टर अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर होते हैं तो 2 क्वार्टर लगता है इकोनॉमी को संभलने में। अगर हम पिछला डेटा देखें तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस तरीके से रुपया भी अब जो जोन है वो हायर हो चुका है, तो 93 नीचे और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 96.5 ये एक जोन हो सकता है करेंसी का अपने।
ऑल राइट, तो यानी कि कुछ डेप्रिसिएशन और यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर भी आ सकता है। कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर हैं ही और काफ़ी सारी चिंताएं मार्केट्स में, और इस हफ्ते में काफ़ी सारी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स भी हैं, तो आने वाले 2 दिन यहाँ पर काफ़ी बिजी रह सकते हैं। मदन, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आज की ओपनिंग यहाँ पर थोड़ी सी ऑन द फ्लैट साइड हुई है और उसी तरीके से फिलहाल भी यहाँ पर कारोबार है। इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक मार्केट्स में एक चीज़ जो बाजार देखे हैं वो ये कि 7 राज्यों ने कल यानी कि मंगलवार को 14,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और बाजार को एक्सपेक्टेड भी था कि इसकी डिमांड अच्छी आएगी, स्पेशली बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज से। साथ ही साथ जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है, यहां पर बॉन्ड मार्केट्स की नज़र कच्चे तेल पे होगी, जहां पर तेजी कायम है। ओवरनाइट 3% की बढ़त के साथ $111 प्रति बैरल के लेवल्स यहां पर कच्चे तेल में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स है। US फेड की तो नज़र रहेगी यहाँ पर, साथ ही साथ UK, यूरोपियन यूनियन और कनाडा की भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से मनी मार्केट्स यहाँ पर क्यूज लेंगे। रुपए पे आपकी नज़र रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर फिर से गिरावट देखने को मिली है और आज चौथा दिन है जब रुपए में फिसलाव है। डॉलर में तेज़ी है, रुपया नीचे है, ज़्यादातर एशियन करेंसीज में यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। इसी के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स में यहाँ पर प्राइवेट इशुएंसेस अभी भी जो खुली हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस 950 करोड़ जुटाना चाहता है और 2028 की जो मैच्योरिटी बॉन्ड है उसके जरिए ये यहाँ पर पैसा जुटाएगा। आदित्य बिरला कैपिटल ने 250 करोड़ जुटाने की यहाँ पर योजना बनाई है और 10 साल के बॉन्ड्स के द्वारा ये पैसा ये यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं। NHPC का यहाँ पर बॉन्ड इशुएंस अभी भी खुला है और 8,000 करोड़ रुपया ये कॉर्पोरेट डेट से जुटाना चाहते हैं ओवरऑल अक्रॉस FY27 में। एंड फाइनली यहाँ पर सिडबी भी है, जहाँ पर हमने लगातार उनकी ओपनिंग भी आते हुए देखी है। सिडबी भी यहाँ पर 400 बिलियन के लिए है। FY27 में डेट के द्वारा ये भी यहाँ पर पैसा जुटाना चाहते हैं। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।